नमस्ते बच्चों। नमस्ते नमस्ते। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जब भोला राम ने पंप लगाया। ठीक है, आपके सिलेबस में हाफ ईयरली लेसन 10 तक ही होगा। किसी के सामने है, देखकर बताओ। और सभी अपना वीडियो ऑन करेंगे, ठीक है। सिलेबस देखकर बताओ। पार्ट 10 तक ही करना है। क्या मैं बोल रही हूँ, सिलेबस देखो तो तुम मुझसे पूछ रहे हो। चलिए हम शुरू करते हैं। जब भोला राम ने पंप लगाया, आप नीचे निर्देश जो दिया हुआ है उसको एक बार पढ़ लीजिए। समाज में व्यापक स्तर पर फैले भ्रष्टाचार। आगे क्या लिखा है, जोर से पढ़ के बताओ। भ्रष्टाचार पर एक व्यंग्य है। आगे पढ़ो। भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित नहीं करता, अध्यापक शिक्षा के व्यंग्य का अर्थ समझाए तथा इस पाठ को उसे अपने पढ़ाए। चलिए, तो सामने आपके जो पाठ रखा हुआ है जिसे आप पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ते समय आपको समझ में आएगा कि देश की व्यवस्था और विभिन्न परिस्थितियों पर विचार किया गया है। उस तक हमको पहुंचाया गया है, सीधे सीधे बात न कह के। अक्सर आप सुनते हो कि ऑफिस में कोई आवेदन लेके जाने से लोग डरते हैं। किसी तरह का न्याय प्राप्त करने में बहुत लंबा समय लग जाता है, लगता है कि नहीं? इस ओर ध्यान गया है आपका? अदालत में भी कोई मामला चला जाए तो सालों साल लगते हैं उसमें न्याय होने में। आप किसी कार्यालय में अपने किसी काम के लिए आवेदन करने जाते हो तो महीनों लग जाते हैं, कोई टस से मस स्थिति नहीं होती। क्यों भाई? तो आप उस पर कुछ पैसे खर्च कीजिए, उनको चाय पानी के लिए कुछ खर्च दीजिए, तो ही आपका काम होगा, नहीं तो नहीं। तो ये क्या है? सरकार और संविधान जितनी भी व्यवस्था कर ले उसका पालन तो हमारे आपके जैसे लोग ही करते हैं, है ना। ये सब तो स्वचालित नहीं होता है कि हम एप्लीकेशन डालने गए, सारे फैसले हो गए, सारे काम हो गए। एक काम को निपटाने के लिए बहुत सारे विभागों की ज़रूरत पड़ती है और सबके सब ऑटोमेटिक नहीं होते, नहीं हो जाता खुद से। वहाँ मैनुअल काम होता है, आदमी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो आदमी कितना ईमानदार है इस पर निर्भर करता है आपके कार्य की सफलता। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। भोला राम एक साधारण ईमानदार
देश के नियम कानून को मानने वाला किसान है। लेकिन क्या ऐसी बात हो गई कि एक दिन भोला राम भी भ्रष्ट पथ पर चल पड़ा? रौनिक कैमरा सीधा करो बेटा, उल्टा हुआ है। हाँ अभी ठीक है। चलो ध्यान देना, हाथ में पेंसिल होना चाहिए। सबसे पहले प्रश्न आप पढ़िए उधर से, तो प्रश्न जरा जोर से पढ़िएगा। एक आदमी पढ़ेगा ना कि एक की आवाज सुन लेते हो तो फिर दूसरा भी पढ़ने लग जाते हो। अभी जो पढ़ रहा है वही पढ़ो, आवाज ठीक आ रही है तुम्हारी। हर्ष पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है? अब देखो तह किसको बोलते हैं, ध्यान से देखो। इसको हम इस तरह से बंद किए, ठीक है, इस तरह से हम फोल्ड किए, तो जब इसको खोलने लगेंगे तो इसके हर तह को खोला जाएगा। चलो तीसरा, सिंचाई साहब ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया बताई? चौथा, महान राष्ट्रीय परंपरा किसे कहा गया है? भोला राम ने इसका उल्लंघन क्यों किया? पांचवा, पाठ के माध्यम से लेखक ने किस सच्चाई को उजागर किया? चलो, तो पहले आपने देख ही लिया कि इस पाठ में भ्रष्टाचार पर एक व्यंग्य है। लोग कैसे कैसे क्या कुछ करते हैं और अच्छे लोग भी कैसे गलत रास्ते पर चले जाते हैं, इस पाठ में आपको वही स्पष्ट किया गया है। कहानी बहुत दिलचस्प है, ध्यान से सुनेंगे इसको और समझेंगे भी। मैं ही पढ़ूं, साथ साथ आप भी मन ही मन पढ़ते चलिए, ठीक है। सरकारी दफ्तरों में भी नियम से काम होता है। यह तब समझ में आता है जब आदमी चक्कर में पड़ जाता है। अब चक्कर शब्द को सर्किल कहते हैं। चक्कर में पड़ना पॉजिटिव है? हेर में पड़ना, चक्कर में पड़ना, ये सब सकारात्मक शब्द नहीं है, नकारात्मक शब्द है। यानी कि आप इनके चंगुल में फंस जाते हैं। जब आप इनके पास जाते हैं अपना कोई काम लेकर, तब आपको अनुभव होता है कि यहाँ कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, कितना गोल घूमना पड़ेगा, तब भी काम होता है कि नहीं होता है। भोला राम की भी तब समझ में आया जब उसने पंप लगाने की अनुमति मांगी। भोला राम साधारण आदमी था, उसे अनुभव नहीं था कि सरकारी कार्यालय में कार्य की प्रणाली पद्धति क्या है। हम वहाँ जाकर हम सभी सोचते हैं कि नियम है, कानून है, हम अगर आवेदन पत्र लेके जाते हैं तरीके से तो हमारा काम क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। लेकिन वहाँ जाने के बाद हमें अनुभव होता है कि हमारा काम तो जरूर होगा, लेकिन कब होगा, कैसे होगा, ये नियम कानून निश्चित नहीं करेगा, ये वहाँ बैठा हुआ आदमी निश्चित करेगा, ठीक है। भोला राम खेतों की सिंचाई के लिए 5 हॉर्स पावर का पंप लगाना चाहता था। कितने हॉर्स पावर का? 5। देखो ये सब MCQ के लिए काम आएगा, इसलिए पेंसिल आपकी चलती रहनी चाहिए। आपको खुद भी लगे कि यहाँ क्वेश्चन बन सकता है, आप उसको रेखांकित करेंगे। उसकी गलती केवल यह थी कि बिना अनुमति काम करने की, अंडरलाइन करना, बिना अनुमति काम करने की महान राष्ट्रीय परंपरा का उल्लंघन कर उसने विद्युत मंडल में दरख्वास्त लगा दी, बिजली विभाग में, ठीक है, बिजली विभाग में उसने एप्लीकेशन दिया।
बिना अनुमति काम करना। अब यहाँ समझो, आप कहीं आसपास सब्जी वगैरह के बाजार में गए हो, बेली रोड पर या जो जिधर भी रहते हो, सब्जी बाजार आप जाते होगे, शाम के समय में आपने देखा है कि हर ठेले पर, हर सब्जी वाले के पास एक बल्ब लटक रहा है। रोशनी तो चाहिए। वो बल्ब का कनेक्शन कहाँ है? जो बिजली गुजर रही है वहाँ से, ठीक है। हमको, आपको, हम और आप बिजली का बिल देते हैं, बहुत मोटा मोटा बिल देते हैं, लेकिन जो पावर हमको मिलना चाहिए वो पावर हमको नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि बीच में बहुत सारे, उसको बोलचाल की भाषा में बोलते हैं टोका फसाना, ठीक है। बल्ब लगा लेते हैं, तार बना लेते हैं और उसको बिजली के, जो सरकारी बिजली तो सरकार की होती है, हमारी आपकी नहीं होती है, जो बिजली के तार वहाँ से गुजर रहे होते हैं उसमें वो टोका फंसा देते हैं, हुक जैसा, ऐसा हुक जैसा बनाते हैं, उसमें फंसा देते हैं और बिजली ले लेते हैं। क्या ये किसी को दिखाई नहीं देता? जो अफसर है, जो पुलिस है, जो मालिक है, क्या वो सब्जी नहीं खाता? खाता है ना, खाता है कि नहीं? क्या हमारे आपके घरों में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस करने वाला नहीं है? है ना? आप ही में से किसी के घर में कोई पुलिस पदाधिकारी होंगे, कोई बिजली विभाग से भी होंगे। क्या हम सबको नहीं दिखता? ये सब दिखता है, लेकिन तब भी ये काम जारी है। और वो पुलिस वाले भी सब्जी लेने वहाँ आते हैं, तब उनका क्या रूप होगा? बिजली विभाग का जो कर्मचारी है उसका क्या रूप होगा? हर एक से महीने में या 15 दिन में 150 रुपये उसकी हैसियत के मुताबिक या इसकी मर्जी के मुताबिक वसूलता होगा, ठीक है। कि तुम जो यहाँ टोका फंसाए हुए हो, ये तो गैर कानूनी काम है, लेकिन हम तुमको बचा सकते हैं यदि तुम हमको महीने में 200 रुपया दिया करो। सड़क पर बिजली किसको कैसे मिलेगी? कोई मीटर लगेगा किसी के लिए? नहीं। चाहा जाए तो व्यवस्था बनाई जा सकती है, लेकिन है नहीं। तो ये भ्रष्टाचरण है। आपको छूट दे दी जाती है कि चलो ठीक है, आप ऐसा कर लो, हम आपको बचा लेंगे। कैसे बचा लीजिएगा? नियम कानून में कोई 1 2 3 4 ऐसा कोई क्लॉज होता है कि एक में बचाने वाला नियम भी लिखा हुआ है कि आप जितने भी भ्रष्ट आचरण कर लीजिए, इस नियम के अंतर्गत आपको बचा दिया जाएगा? ऐसा नहीं होता। लेकिन जो पदाधिकारी, कर्मचारी होते हैं, वही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं अतिरिक्त कमाई के लिए, ठीक है। अगर 20,000 सैलरी है तो 20,000 बाहर से भी आ जाती है। ठाट से रहेंगे? मैंने देखा हुआ है, मैंने ऐसे आदमी का घर देखा हुआ है, बिल्डिंग उनकी देखी हुई है, वो क्या करते हैं और कैसे वो अपना जीवन यापन करते हैं, फर्क तो समझ में आ जाता है। तो इसी भ्रष्टाचार के कारण हमारे देश की व्यवस्था, कानून कभी भी अपना सही रूप हमें नहीं दिखा पाती है, हमें फायदा नहीं दे पाती। वैसे उसके शुभचिंतकों ने उसे हर तरह से समझाने की कोशिश की थी। उसके पहले जिन लोगों ने पंप लगवाया था, उनको अनुभव था कि क्या क्या होता है। लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की कि काम चल जाएगा, काम चला लो, लेकिन भोला राम की ईमानदारी ने उसे, या उसके ज़मीर ने उसे अनुमति नहीं दी कि नहीं, ऐसा गैर कानूनी काम हम नहीं करेंगे। यहाँ भोला राम ईमानदार है कि भ्रष्ट है? क्या है भोला राम? मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है आपके पास? आभा 8D, पढ़ाई पर ध्यान दो बाबू। उन्होंने समझाया था कि बिना वजह आ बला पकड़ गला, ये क्या है? एक मुहावरा है कि मुसीबत को न्योता
मत दो, आ बैल मुझे मार, ये काम मत करो, ठीक है। यानी कि तुम मुसीबत मोलने जा रहे हो, तुमको इससे कुछ फायदा मिलने वाला नहीं है, लेकिन वो नहीं माना। आ बला पकड़ गला अंडरलाइन कीजिएगा, यानी कि मुसीबत मोलना, आ बैल मुझे मार, जानबूझ के गड्ढे में गिरना। वाला काम क्यों कर रहे हो, बेवजह आ बला पकड़ गला वाला काम क्यों कर रहे हो, चुपचाप पंप लगाओ और मजे से खेती करो। भोला राम ने पूछा, लेकिन विद्युत कनेक्शन कैसे होगा? हम मशीन खरीद के ले आते हैं घर में, आप कोई भी मशीन खरीद के ले आइए, उसके लिए किसी से कोई अनुमति, कोई आवेदन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आपके घर में बिजली का कनेक्शन है ही नहीं, तो वॉशिंग मशीन, फैन, मिक्सी, फ्रिज और भी न जाने क्या क्या कैसे चलेगा? बिजली तो चाहिए। तो भोला राम के मन में भी सहज ये प्रश्न आया कि यदि बिजली नहीं होगी तो ये पंप चलेगा कैसे? शुभ चिंतकों ने अनुभवी मुस्कान के साथ समझाया। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी बेवकूफ़ी पर सामने वाला मुस्कुरा रहा है? ऐसा लगा है कि किसी के पीठ पीछे काम हो सकता है, लेकिन आप मुसीबत मोलने जा रहे हो, अगला और आपके सामने वाला आदमी ये काम कर चुका है, तो वो मन ही मन मुस्कुरा रहा है कि चलो जाओ, पता लगेगा कि वहाँ क्या होने वाला है। ऐसा अनुभव हुआ है आपको? कब हुआ है, क्यों हुआ है, बताइए। उसको एक्सप्लेन करना सीखिए, उसको एक्सप्लेन कीजिए, बताइए, उसका विश्लेषण कीजिए कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो क्यों हुआ था, कब हुआ था। मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। दो भाई बहन एक ही घर के हैं, स्कूल आ रहे हैं, ठीक है। एक अपना टिफिन खा लेता है और दूसरा टिफिन लौटा के ले जाता है। घर में अच्छे से उसको डांट पड़ती है, कान खींच के थप्पड़ भी लग सकता है ना, क्योंकि बनाने वाला बहुत परिश्रम से सुबह सुबह जो लोग काम करते हैं वो अपनी नींद खराब करके, अपना चैन गंवा के सुबह का काम करते हैं, ताकि घर से बाहर जाने वाले बाहर जाके परेशान ना हो। सुबह के मैनेजमेंट में आपकी मदद को कम परेशानी नहीं मोलनी पड़ती है, बहुत परेशानी होती है, लेकिन तब आप उस टिफ़िन को बिना खाए हुए घर वापस ले जाते हैं, तो उस माँ के मन पर क्या बीतती होगी और कितना गुस्सा आता होगा। कभी कभी आपको थप्पड़ भी लग जाता है, ठीक है। तो एक दिन की कहानी तो ये हो गई भाई। अब अगर दूसरे दिन फिर यही होगा तो आपकी बहन कहेगी कि टिफ़िन मत दिखाना माँ को, लेकिन आप कहेंगे कि नहीं नहीं, कैसे नहीं दिखाएंगे, माँ से झूठ नहीं बोलना है। तो आपकी बहन मुस्कुराएगी, तो फिर ठीक है, दिखाओगे तो जैसे पहले थप्पड़ लगा था वैसे फिर लगेगा। उसको जानकारी है ना, उस काम के बाद क्या पनिशमेंट होता है इसकी जानकारी उसको है, इसलिए वो मुस्कुराएगी। कौन क्या बोल रहा है? तुम लोग क्यों नहीं समझते हो कि हम कहाँ पर हैं, क्या करें, कुछ पता ही नहीं चलता है। मैं म्यूट करना नहीं चाहती हूँ आपसे, आप बोलेंगे कैसे? बहुत गलत बात है, बताओ। यही सब करने के लिए क्लास होता है, उसको म्यूट करो, उसको म्यूट करो। ये नहीं कि चुपचाप पढ़ें, डिसिप्लिन मेंटेन करें। चलो, भोला राम ने पूछा, लेकिन विद्युत कनेक्शन कैसे होगा? शुभचिंतकों ने अनुभवी मुस्कान के साथ समझाया। किसी भी, ये शॉर्टकट रास्ता है, ठीक है, ये शॉर्टकट रास्ता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। किसी भी लाइनमैन को स्विट्जरलैंड में खाता खोले बिना या किसी दलाल को बीच में कमीशन दिए बिना सीधे सल्टा देना, यानी कि
बहुत दूर जाकर बहुत लंबा काम करने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्टकट में भी काम करने के तरीके हैं। अब कहाँ से आवाज़ आ रही है? रिमूव कर दूं क्या? शांति रखो, नहीं तो रिमूव कर दूंगी। पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है, सबको डिस्टर्ब करोगे काहे के लिए? लेकिन भोला राम इन बातों को कैसे मान लेता? उसकी आंखों पर तो संस्कारों का पानी चढ़ा हुआ था। अंडरलाइन कीजिएगा, उसकी आंखों पर संस्कारों का पानी चढ़ा हुआ था। अपनी दरख्वास्त लेकर पहुंच गया। जैसे आपको हम सिखाते हैं कि बच्चों झूठ मत बोलना, चोरी मत करना, तो धीरे 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 आप इस बात को सीख जाते हो। आभा वीडियो ऑफ करो अपना। पढ़ने बैठते हैं कि क्या करने बैठते हैं समझ में नहीं आ रहा है, झूला झूलते रहते हैं बैठ के। जैसे हम आपको सिखाते हैं बेटा झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, हमेशा सच बोलना। थोड़ी सी कड़वाहट हो सकती है, मान लीजिए आपने सच बोल दिया, एक बार को आपको डांट पड़ जाएगी, लेकिन बात वहीं समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर आपने झूठ बोला तो उस झूठ को मेंटेन करने के लिए कितने झूठ बोलेंगे उसका ठिकाना नहीं है। तो मत करना, ऐसा कभी मत करना, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये आपके संस्कार में आ जाता है धीरे धीरे, क्योंकि आपको ये बचपन से सिखाया जाता है। आपको LKG से ये बात सिखाई जाती है, आप समझने के लायक हो जाते हो। जब हमको पता चलता है कि बच्चा समझने के लायक हो गया, तब से हम उसको जीवन के कुछ सत्य बताते हैं, फैक्ट बताते हैं। याद कर लो इसको, बार बार कहते हैं झूठ नहीं, झूठ बोल रहे हो, झूठ नहीं बोलना है, सच बोलो। तो आपको लगता है कि नहीं हमें सच बोलना चाहिए, आप सीख जाते हो। ये संस्कार में आ जाता है, यानी कि आपके दिमाग में कोई बात बिल्कुल फिट कर दी जाती है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो भोला राम के संस्कार में भी ये बात थी। अपनी दरख्वास्त लेकर पहुंच गया वह बिजली साहब के दफ्तर में। भोला राम ने बिजली साहब को दरख्वास्त दी। बिजली साहब दरख्वास्त की हर तह आहिस्ता आहिस्ता खोले। अंडरलाइन कीजिएगा, बिजली साहब दरख्वास्त की हर तह आहिस्ता खोलने लगे। इसके पीछे कौन सी बात स्पष्ट होती है? कौन सी बात स्पष्ट होती है इसके पीछे? कि लोग दरख्वास्त में ही रिश्वत के पैसे रखकर दरख्वास्त देते हैं। मान लीजिए कि ये एप्लीकेशन है, मैं बिजली साहब हूँ, मुझे ला कर दिया गया, आप सामने खड़े हो, तो मैं इसको धीरे से खोलूँगी, ठीक है ना? धीरे इस तरह खोलूँगी कि इसके किसी तह में पैसा रखा हुआ होगा। मैंने ले लिया, एप्लीकेशन खोला, ठीक है आपका काम हो जाएगा, मैंने बोल दिया हो जाएगा आपका काम। लेकिन ये क्या बताता है कि यहाँ का नियम है कि आप सीधे सीधे दरख्वास्त लेकर नहीं आ सकते, उसके साथ रिश्वत के पैसे भी होने चाहिए। कोशिश यह थी कि कागज की तह में कुछ रखा हो तो नीचे गिर न जाए, लेकिन कागज में कुछ नहीं पाकर नाराज दिखे। तब उनके अंदर का कानून बोलने लगेगा। भोला राम को कठोर नजरों से घूरने लगे। आवेदन पढ़कर उन्होंने हुंकार भरी। तो इलेक्ट्रिक कनेक्शन लेने आए हो, बिजली का कनेक्शन लेने आए हो? भोला राम ने कहा हाँ साहब। साहब ने पूछा किस काम के लिए? सिंचाई के लिए सरकार। अब बेचारा ये आवेदन करता है तो सोचता है कि हम जितनी विनम्रता से इनसे बात कर लें मेरा काम बन जाए। हाँ सरकार, कहाँ की सिंचाई?
खेतों की सिंचाई के लिए हुजूर, खेत किसके हैं? मेरे हैं माई बाप। इन शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। माई बाप अंडरलाइन कीजिए, सरकार अंडरलाइन कीजिए, हाँ साहब अंडरलाइन कीजिए। कितनी विनम्रता, कितनी शक्कर घोल के बात करना पड़ रहा है। सिंचाई का क्या साधन है? कुछ भी नहीं है मालिक। मालिक को अंडरलाइन कीजिए। फिर खेती कैसे करोगे? इसलिए तो पंप लगवाना चाहता हूँ सरकार। सरकार अंडरलाइन करो। पंप किसका है? मेरा है साहब। बिजली कनेक्शन लिया है या नहीं? वही लेने तो आया हूँ सरकार। फिर इतनी देर से फिजूल बातें क्यों कर रहे हो? गलती हो गई हुजूर। इतनी लंबी पूछताछ के बाद बिजली साहब को सही बात समझ में आई। लंबी सांस छोड़ते हुए उन्होंने कहा, तो तुम्हें कनेक्शन चाहिए? जी हाँ सरकार। साहब ने पूछा, कनेक्शन कैसे मिलता है मालूम है? इसलिए तो दरख्वास्त लाया हूँ हुजूर। कैसे मिलता है? सरकार के पास हम जाएंगे तो बिना कागज पत्र आवेदन के हम जा ही नहीं सकते। औपचारिक पत्र में विषय लिखा जाता है ना। इस तरह के पत्र लेकर जब आप ऑफिस में जाते हो तो वहाँ विषय जरूर होना चाहिए, इसलिए ये पत्र लिखा गया है ताकि साहब अगर आवेदन आपका बाय चांस खोल लिए तो उस विषय पर ही नज़र डाली जाएगी कि किस लिए ये आवेदन आया है। क्योंकि नीचे कोई फॉर्मेट तो है नहीं कि मदर्स नाम, फादर्स नाम जैसे आपको फॉर्मेट दिया जाता है आप भर देते हो, कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। हम भी एक नज़र फॉर्मेट पर डालते हैं, सब बात समझ में आ जाती है। लेकिन आवेदन पत्र फॉर्मेट पर लिखी जाती है, लेकिन आपकी बात जहाँ कहनी है वहाँ कोई फॉर्मेट नहीं होती। अपनी भाषा में अपने तरीके से आप बात कहते हो। तो आपकी बातों को समझना ये ज़रूरी नहीं है। उस समय आपने विषय लिख दिया, विषय देखकर हम समझ गए कि आवेदन किस संदर्भ में आया है। केवल दरख्वास्त और क्या देना पड़ता है नहीं मालूम? भोला राम ने बिजली साहब के पीछे वाली दीवार पर टंगे हुए गांधी जी के चित्र को देखते हुए कहा, और क्या लगता है? मुझे नहीं मालूम सरकार। दरख्वास्त की जानकारी थी सो ले आया। पीछे गांधी जी को टांग लेंगे और सामने किसका काम करेंगे? हाँ, बिजली साहब ने ऐसी नजरों से घूरा कि वह हिंदुस्तान में नहीं रहता। और फिर कहा, पंप लगाना चाहते हो? वह जगह किसकी है? अब यहाँ से ध्यान देना। मेरी अपनी जगह है साहब। उसका नक्शा लाए हो? भूमि स्वामी का प्रमाण पत्र है क्या तुम्हारे पास? अब देखो, एक घूस न देने के कारण, रिश्वत न देने के कारण बिजली साहब कैसे कैसे नियम कानून से अवगत करवा रहे हैं। देहरी पर इसके बाद वाला पेज पढ़ो तो मेरे पास मिसिंग है लगता है। भूमि स्वामी का प्रमाण पत्र लाए हो? इसके बाद क्या है बताओ? हाँ, जोर से पढ़ो।
ये पेज शेयर करो तो मुझे देखने दो, सीधा रखो, कोई भी मुझे शेयर करो ये पेज। मैं शेयर कर रही हूँ। हाँ बहुत क्लियर नहीं आया बेटा, थोड़ा क्लियर करो। लाइट बहुत पड़ रही है। हाँ ठीक है, चलो। नहीं लाया हूँ सरकार, मुझे पता नहीं था कि ये सब भी लगते हैं। बिजली साहब फुसफुसाए, पता नहीं था। आज आते हो मुंह उठाए, समझते हैं सरकारी दफ्तरों में बिना नियम कायदे के काम हो जाता है। फिर भोला राम से बोला, ठीक है, नक्शा और प्रमाण पत्र लेकर आओ, फिर देखेंगे। पटवारी से प्रमाण पत्र प्राप्त करने में भोला राम को जो भाग दौड़ करनी पड़ी, उससे उसे यह समझ में आ गया कि जब किसी अधिकारी को काम टालना होता है तब वह पटवारी से प्रमाण पत्र लाने के काम में लगा देता है। किसी इलेक्शन जीतने की खुशी हासिल हुई भोला राम को जब उसे पटवारी से प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया। यानी कि ये इतना बड़ा काम था कि अगले की मर्जी पर जो निर्भर होता है, जैसे नेता खड़े होते हैं, लाख वो कोशिश कर लें, उन्हें नहीं पता है कि लोग उन्हें पसंद करेंगे या नहीं, वो जीतेंगे या नहीं। जीत जाने के बाद उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनको स्वर्ग की सारी सुविधाएं, सुख की प्राप्ति हो गई। वैसे ही यहाँ भोला राम को, जो कि बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरा काम होगा कि नहीं, लेकिन ये काम हो गया कि पटवारी ने प्रमाण पत्र दे दिया, तो उसे लगा कि इस जंग की एक सीढ़ी तो मैंने पार कर ली है। प्रमाण पत्र और नक्शा लेकर विधायक की सी चाल देखिए, उसमें थोड़ा सा आत्मविश्वास आ गया है। उसे लगने लगा है कि मेरे पास अब जो चीज़ मेरे हाथ में है वो मेरा काम तो बना ही देगा। विधायक की सी चाल को अंडरलाइन करना। चाल चलकर भोला राम, ये वाली किताब मत हिलाओ, भोला राम बिजली ऑफिस में पहुंचा और साहब के हवाले किया। उसकी चाल में गर्व था, लेकिन साहब ने भोला राम को पहचानने से इनकार कर दिया। ऐसे भोला राम कितने आते जाते रहते हैं, साहब ने उनको पहचानने से इनकार कर दिया। कई तरह से याद दिलाए जाने के पश्चात साहब ने पूछा, इन कागजों को लेकर क्यों आए हो? आपने ही तो मंगवाया था हुजूर। मैंने क्यों मंगवाया था? बिजली कनेक्शन देने के लिए साहब, भोला राम ने याद दिलाते हुए कहा। अच्छा, तो सब कागज तैयार हो गए? हाँ सरकार, सब तैयार हो गए। बिजली साहब ने भुड़कते हुए कहा, तुम्हारे कहने से मान लें कि तैयार हो गए? यह सरकारी दफ्तर है, यहाँ कागज सही करने का एक तरीका होता है। इसी बात की तो हम लोग सरकार से तनख्वाह लेते हैं। यानी कि ये बताना चाह रहे हैं कि ये सरकार के प्रति कितने ईमानदार और भक्त हैं कि सारे नियम कानून के लिए ही तो, नियम कानून पर काम करने के लिए ही तो इनको सरकार से सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है। तरीका तो आप लोग ही समझे हुजूर, हम लोग तो केवल हुक्म बजाना जानते हैं, भोला राम ने निरीहता से जवाब दिया। बिजली साहब ने अनमने ढंग से कुछ देर कागजों का निरीक्षण किया, फिर पूछा, खेत भी तुम्हारा है, पंप भी तुम्हारा है, लेकिन पानी कहाँ से खींचोगे भोला राम?
नदी से साहब, भोलाराम ने जवाब दिया। अब देखो, अब दूसरी समस्या खड़ी होगी। अभी तक बिजली साहब ने जो समस्या खड़ी करना चाह रहे थे वो कर दिए, लेकिन उनके दुर्भाग्यवश समस्या का समाधान हो गया, तो उनको लगा कि अब तो बिजली देनी ही पड़ेगी। फिर उन्होंने एक हुक फंसा दिया। पानी कहाँ से लोगे? नदी से। साहब ने पूछा, नदी किसकी है? भोलाराम हड़बड़ा गया, पता नहीं किसकी है साहब। किसी काम को अड़ाने से जो खुशी महसूस होती है वह खुशी बिजली साहब के चेहरे पर दिखाई पड़ी। यानी कि आदमी जब कहीं फंस जाएगा और उसको कोई रास्ता ही नहीं दिखेगा, अब नदी सरकार की होती है, मेरी तुम्हारी नहीं होती है। तो अब इस नदी का प्रमाण पत्र नदी के मामले में अगर उलझाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब वो लाचार दिखने लगा। तब बिजली साहब के चेहरे पर खुशी झलकने लगी कि इशारों से मैं इसे जो कहना चाह रहा हूँ अब तक नहीं समझा, लेकिन अब समझ जाएगा। अब मैंने उसे नदी के उस किनारे पर खड़ा किया है कि नहीं समझा तो इसमें डूब जाएगा। वे बोले, नदी किसकी है पता नहीं है तो उसमें से पानी कैसे ले सकते हैं? जाओ, नदी जिसकी है उससे लिखवा कर लाओ कि पानी लेने में उसे कोई आपत्ति नहीं है। बहुत अच्छा सरकार, कहकर भोलाराम उस छात्र की तरह लौट आया जिसके शिक्षक स्कूल में पढ़ाता कुछ नहीं, लेकिन प्रतिदिन लंबा चौड़ा होमवर्क सौंप देता है कि तुम ये पढ़ लेना, वो लिख लेना, ये कर लेना। लेकिन पढ़ाई पहले हम अगर आपको विषय पर एक दृष्टिकोण नहीं देते, नहीं समझा पाते हैं तो उत्तर लिखने के लिए कह देना मेरी कामचोरी है। तो यहाँ वही बात हुई। लौटकर भोलाराम यह पता लगाने में जुट गया कि नदी किसकी है। पूछताछ में प्रमुख नेताओं, प्रख्यात दादाओं तक ने नदी का स्वामी बनने से इनकार कर दिया। इन रणबांकुरों ने निराश होकर भोलाराम जंगल दफ्तर की, अब इसके बाद का पेज है क्या है, उसके बाद देहरी पर माथा टेकने पहुंचा। यही है ना? हाँ ठीक है, अब है मेरे पास। देहरी पर मत्था टेकने पहुंचा। मत्था टेकने कहाँ जाता है आदमी? भगवान के दरबार में, मंदिर पर जाकर मत्था टेकता है। मन में कोई उसकी कामना है तो कि भगवान पूरी कर देना। भगवान कभी दिखते तो है नहीं, सुने कि नहीं सुने कुछ समझ में तो आता नहीं। ये भी वैसा ही मंदिर था। यदि भोलाराम पंप खरीद लाया था और सरकार और बिजली नहीं थी तो उसका पंप तो बेकार हुआ, कैसे सिंचाई करे? भोलाराम ने जंगल साहब से कहा, साहब जी नदी आपके अंडर में आती है, आप मुझे पानी ले जाने का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिलवा दीजिए, बड़ी कृपा होगी। जंगल साहब ने कहा कि कोई नदी वदी हमारे अंडर में नहीं आती, हमें जंगल काटने से फुर्सत नहीं है, नदी का हिसाब लगाने कहाँ जाएंगे? देखिए, क्या पेड़ों की कटाई करना सही काम है? पेड़ों की कटाई करके और उसको बेच के जो भी वहाँ के प्रभारी इंचार्ज हैं, मालिक हैं, वो पेड़ों की कटाई करके बेच के अलग से धन कमाते हैं।